बिलाल मंजूर, बिलाल, व्हाट डू यू से? व्हाट इज सर द आई थ्योरी? थिंक किसी परसेप्शन को डिलीवर करने के लिए जो ठीक है, like we have other people also here. Rida, what do you say? What's the theory? ये एक नजरिया होता है, सिस्टम ऑफ आइडियाज होते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। Okay, okay, this is from Rida. A theory is a set of hypotheses, मफरूजा जिसे आप कहते हैं, जिसका क्या काम होता है? थ्योरी आप इस्तेमाल करते हैं 4 काम करने के लिए। ये आपने आज याद, आप आज इसको समझ लेना है। थ्योरी या एक मफरूजा आप 4 कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, टू डिस्क्राइब समथिंग, नंबर 2, टू एक्सप्लेन समथिंग, एंड नंबर 3, टू प्रेडिक्ट समथिंग। डिस्क्राइब, explain or predict, and then to make prescriptions. प्रिस्क्रिप्शन इस तरह डॉक्टर ने, लाइक डॉक्टर नुस्खा लिखता है, डॉक्टर कहता है कि ये मेडिसिन आप खा लें आपको आराम आ जाएगा। हमारी क्लास में मेरे ख्याल में कोई 3-4 डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुकैना है, डॉक्टर सबा है, उसके बाद डॉक्टर सहर भी हैं आई गेस, इसके अलावा भी कोई है डॉक्टर? तो डॉक्टर्स दे प्रिस्क्राइब, पहले वो डायग्नोज करते हैं कि ये मसला है आपको और ये मेडिसिन खाएं आपको अफाका हो जाएगा, आराम आ जाएगा। तो ये जो आईआर की थ्योरीज हैं, पहले आपने डायग्नोज करना है व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, देन यू प्रेडिक्ट एंड देन यू प्रिस्क्राइब, फिर आप दवाई देते हैं, नुस्खा बताते हैं कि ये अगर ये सूरत हाल है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की जब आप सूरत हाल को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होगा। जिस तरह मुझे लग रहा था कि तालिबान दे आर गोइंग टू कम इनटू पावर इन अफगानिस्तान सूनर और लेटर, और वही हुआ है। फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या सोल्यूशन है भाई, कैसे हल होना चाहिए। तो ये 4 काम थ्योरी करती है, ये आपको बाद में मजीद समझ आ जाएंगे। और कोई एक थ्योरी हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दुनिया कॉम्प्लेक्स है इसलिए हमें थ्योरीज की जरूरत पड़ती है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, वरना आप हर चीज को खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रंप की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है। ट्रंप लाइक कैसा बंदा था, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था वो, लेकिन अगर आपको उसे अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको उसे किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा कि वाज ट्रंप अ रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, किस तरह का बंदा, लाइक क्या उसकी पर्सनैलिटी थी। अगर आप ये काम कर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। ये मैं आपको चीज अभी समझा चुका हूं। चीजों को एनालाइज करने के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं आईआर में। लिख लें, 3 लेवल्स हैं आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में इवेंट्स को, चीजों को एनालाइज करने के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। नंबर 2, स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, ये आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। नंबर 3, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस, ये मैं आपको भी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में जो यूएसए का अटैक था 2001 में, अगर आपने उसको एनालाइज करना हो तो आप किस तरह एनालाइज करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने आईआर नहीं पढ़ा हुआ कि अटैक क्यों किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 में, व्हाट वर द कॉजेज, अब जो आईआर जो आम बंदा है वो लाइक कहेगा कि अटैक हो गया था वहां पे तो इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। आईआर का बंदा इस तरह एनालिसिस नहीं करेगा। आईआर का बंदा कहेगा, जो जिसने आईआर पढ़ा हुआ है वो कहेगा देखें
हम इसको 3 लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल लेवल पे, दो तरफ आप देखेंगे। नंबर 1 आप कहेंगे उसामा बिन लादेन, he was disgruntled by US presence in Saudi Arabia। उसने अलकायदा बनाई, अटैक किया यूएसए पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो वो अटैक हो गया। उसके बाद ये तो एक बंदे की पर्सनालिटी होगी टेररिस्ट वाली साइड से। दूसरी साइड पे आप पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे जिसने अफगानिस्तान पे अटैक किया, जॉर्ज बुश की। जॉर्ज बुश का मतलब ये कहा जाता है कि उसके जो ऑयल वहां पे बैरन्स हैं, जो वेपन्स इंडस्ट्री है अमेरिका की जो वेपन बेचती है, उसके साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो जंग को शुरू करने में जॉर्ज बुश का एज ए प्रेसिडेंट बड़ा हाथ था। ही वॉज एन अग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन। तो एक तो ये वजह होगी इंडिविजुअल शख्स का, लाइक इंडिविजुअल का क्या रोल है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल पे अगर आप बात करें तो पहले वी कैन टॉक अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अलकायदा की प्रेजेंस थी। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था। उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट थी, और वो इस्लामिस्ट जो इस तरह के ग्रुप्स थे उनको वो पनाह दे रहे थे। तो उसकी वजह से जब यूएसए पे अटैक हो गया तो अमेरिका ने कहा भाई कि ये बंदा हमें वापस करो, इसको हैंड ओवर करो। लेकिन तालिबान ने कहा कि हमें प्रूफ दो, हमारे यहाँ कस्टम है, हमारे यहाँ कल्चर है, हमारा पख्तूनवाली कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी रिफ्यूजी को जिसने असाइलम लिया हम उसे वापस नहीं करते, जिसने पनाह ली हो हम उसे वापस नहीं करते, चाहे वो हमारा दुश्मन हो। तो यूएसए ने थ्रेट किया, यूएसए ने कहा हम आपको तबाह कर देंगे। तो फिर स्टेट लेवल पे यूएसए की एज अ सुपर पावर ईगो हर्ट हुई थी। एक सुपर पावर पे अटैक हुआ था, तो यूएसए ने अपनी ईगो को रिस्टोर करने के लिए, बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। तो ये हमने स्टेट के, रियासत के लेवल पे एनालिसिस किया कि क्या वजह बनी यूएसए की अटैक करने पे। पहले तो हमने उसके लीडर को, इंडिविजुअल को एनालाइज किया, उसकी पर्सनालिटी को, कि जॉर्ज बुश कैसा आदमी था, उसका क्या रोल था। उसके बाद रियासत ने क्यों अटैक किया, अमेरिका ने क्यों अटैक किया। अमेरिका वाज अ सुपर पावर, सुपर पावर पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। अगर वो बदला नहीं लेता उसकी दुनिया भर में बेइज्जती होनी थी। अब वो फैसला सही साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है, दैट इज समथिंग एल्स। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। सिस्टम के लेवल पे अगर आप देखें तो उस वक्त अमेरिका सोल सुपर पावर था और कोई कंपैरेटर नहीं था, कोई अमेरिका को रोकने वाला नहीं था, ना रशिया ना चाइना। और कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस रखना चाहता था, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, रशिया पे एक चेक रखने के लिए, देयरफॉर दे अटैक अफगानिस्तान। तो सिस्टम की नेचर ऐसी थी। 3 लेवल्स पे आपने एक ही वाक्य को, एक ही इवेंट को आपने एनालाइज किया। पहले इंडिविजुअल के लेवल पे, मीन के लीडर का जो लेवल है, उसके बाद रियासत की पॉलिसी के लेवल पे, और फिर उस वक्त सिस्टम कैसा था दुनिया में। सिस्टम उस वक्त यूनिपोलर था। यूनिपोलर होता है जहां पे दुनिया में सिर्फ एक मुल्क सबसे स्ट्रांग हो, और वो 1990 से लेकर 2001 तक, इवन 2010 तक अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन आज थोड़े से दूसरे मुल्क भी, उन्होंने भी सर उठाना शुरू किया है, चाइना ने, रशिया ने। लेट्स टॉक अबाउट रियलिज्म नाउ। 2 थीरीज मैंने आपको बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है आईआर में। नंबर 1 इज रियलिज्म। It's very interesting. You will love it. I love it.
रियलिज्म सबसे पुरानी थ्योरी है यार की, आज से 3000 साल पहले ये जो बंदा है जिसका नाम लिखा है थुसिडिडीज, इसने एक किताब लिखी थी। इसने एक उस वक्त आप किताब ही कह लें उसको, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर हुई ग्रीस में, यूनान में, पुराने यूनान में जंग हुई एथेंस और स्पार्टा के दरमियान। उसकी हिस्ट्री इसने लिखी, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, थुसिडिडीज ने 3000 साल पहले। उसमें होता क्या है, हुआ ये कि स्पार्टा वीक था, मिलान एक सिटी स्टेट थी, वो भी वीक थी, एथेंस स्ट्रांग था। एथेंस ने जब असला ज्यादा बनाना शुरू किया, तलवारें ज्यादा बनाई, तो स्पार्टा को डर लगना शुरू हो गया कि ये इन्होंने हम पे अटैक करना है, ये हमारे लिए बना रहे हैं। तो स्पार्टा ने अटैक कर दिया एथेंस पे डर की वजह से कि इससे पहले कि ये बहुत स्ट्रांग हो जाएं तो क्यों ना हम ही इन पे अटैक कर दें। लेकिन एथेंस वाज टू स्ट्रांग। एथेंस मीन के सिटी स्टेट, आज भी आपको एथेंस नाम पता होगा शहर का। अब जब एथेंस के जनरल्स आए स्पार्टा में, मिलान में, अब जो मिलान के लोग थे, स्पार्टा के लोग थे, वो एथेंस के जनरल को, आर्मी के जनरल को कह रहे थे कि हम तो आपके भाई हैं, वी आर ब्रदर्स, तो माफ करें हमें, एक ही रीजन से हम बिलोंग करते हैं, एक ही हमारा इलाका है, एक ही हमारा मुल्क है, फॉरगिव अस। तो फिर जो एथेंस के जनरल ने बातें की वो हिस्ट्री का हिस्सा है, दैट इज द बेसिस ऑफ आईआर। उसने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इखलाकियात की कोई जगह नहीं होती, कोई माफी, कोई इखलाकियात, नथिंग सच। ताकतवर वही करता है जो उसको करना चाहिए और कमजोर को सहना पड़ता है। फिर द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। ये वर्ड्स थे एथेंस के मिलिट्री जनरल के, विच बिकेम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जिस तरह इकबाल ने भी इसको अपने लफ्जों में कहा कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। तकदीर के काजी ने शुरू से फतवा दिया हुआ है कि कमजोर होने की एक सजा है बस, नागहानी या अचानक मौत। कमजोर की कोई जिंदगी नहीं है। तब से रियलिज्म स्टार्ट हुआ। हकीकत पसंदी से, आप अगर उर्दू में आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, इट मींस हकीकत पसंदी, जो है उसको देखना, बजाय कि आप ख्याली दुनिया में रहें। अगर किसी पिंड में, किसी गांव में एक मजारे का, एक गरीब आदमी का चौधरी के साथ मसला बन जाए तो क्या होता है? बताएं जरा क्या होता है वहां पे? सर जो चौधरी चाहता है वही होता चौधरी जीत जाता है। स्पार्टन के साथ हुआ था। चौधरी पहले तो उसके घर पे अटैक करवाता है, बंदों को उठवाता है, वहां पे बदमाशी करता है, जलील करता है उन्हें। पुलिस उसके साथ मिली होती है क्योंकि पुलिस को वो खाना देता है, पैसे देता है, तो ताकत की जुबान बोलती है आमतौर पे, जब तक कि आप सिस्टम बहुत अच्छा ना बना लें। उसके बाद रियलिज्म की बेसिक असम्पशंस क्या है, क्या कहता है रियलिज्म दुनिया के मतलब? रियलिज्म का जो मैसेज है वो हम उससे समराइज कर सकते हैं कुछ असम्पशन में, कुछ पॉइंट्स में। नंबर 1, रियलिज्म ये कहता है कि पीपल आर बाय नेचर सेल्फिश। आपका क्या ख्याल है
ऐसा है या नहीं है? आर पीपल है। सेल्फिश बाय नेचर? यस। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये तो मसला सारी यहाँ पे सेल्फिश बैठे हुए हैं या सेल्फिशनेस को सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। Sir, ये majority रियलिज्म ऐसे है हैं। सर, दिस इज रियलिज्म। ये It's फैक्ट realism, है। okay. ये फैक्ट है कि लोग सेल्फिश होते हैं, इंसान बाय नेचर सेल्फिश है अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द पीपल इन क्लास। रियलिज्म ये कहता है कि पीपल आर बाय नेचर सेल्फिश एंड दे compete with each other अपने एडवांटेज के लिए और डोमिनेशन के लिए। पहली बात तो ये है, गंदम जब कटी होती है, आप में से कोई चला है उस पे आज तक? जब गंदम कटी होती है, नीचे तने होते हैं छोटे छोटे, जो कभी गांव गया हो वो कभी चला है उनके ऊपर? और चला ही नहीं जाता उनसे। यस सर। नहीं, आपने अगर बूट पहने हो तो आप चल सकते हैं। यदि फूट तने जब वो टूटते हैं आवाज पैदा कर करके, तो बंदे को बड़ा अच्छा लगता है, लाइक वी एंजॉय। तो इंसान में ये चीज है कि जब कोई चीज उसके पांव के नीचे टूटती है, वो एंजॉय करता है इस चीज को। अपने प्लेजर के लिए, हालांकि उसे कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन नेचर है। लाइक पेपर बबल्स, वो जो हम एक पेपर बबल यूज करते हैं फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। या उसके बाद रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि स्टेट जो है, रियासत इज द बेसिक यूनिट इन इंटरनेशनल सिस्टम। वो कहते हैं ये जो अदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ है, अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, इनका इंटरेस्ट, इनका मफाद मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। अदारे भी ऐसा बनाए लाइक ये सारा ड्रामा करने के लिए बनाए हुए हैं। इनका क्या रोल है? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनके पास आर्मी है, ना इनका कोई मफाद है, कोई लाइक। देखें, वो कह अगर अगर रियलिस्ट बंदा होगा, वो कहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर पे रेजोल्यूशन पास की, क्या इंडिया ने उस पर अमल किया? नहीं किया। कौन करवा सकता है? अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, कोई अमेरिका को पनिश कर सकता है? भाई 20 साल में आपने मुल्क तबाह कर दिया है, तालिबान फिर वापस आ गए हैं, तो आपने 20 साल में यहां पे क्या किया? लेकिन क्यों कोई पनिश नहीं कर सकता? स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, कौन जाके बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? खुद मरेगा। तो रियलिज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ रियासत मैटर करती है, उसका मफाद मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। और रियलिज्म वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किकल। ये वर्ड आपने याद रखना है, मैं आपको अभी समझा देता हूं। अनार्किकल मीन, अनार्की एक वर्ड है, ANARCHY। अनार्की मीन्स व्हेन देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। दुनिया में आपके ख्याल में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है जो सारे दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल करती हो? नो। हर मुल्क अपने आप पे ही है ना। अमेरिका जो मर्जी करे, रशिया जो मर्जी करे, कोई ऐसी गवर्नमेंट तो नहीं है जो सारों को कंट्रोल करती हो। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अनार्की है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के ऊपर एक इस्लामाबाद की सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर कोई सूबा मसला करेगा, तो सूबा अगर बात नहीं मानेगा, उनके पास आर्मी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो अपनी बात मनवा लेंगे। तो दुनिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए दुनिया में अनार्की है, हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ी हुई है।
सर पहले कुछ स्टेट पे भी तो अनारकी थी ना, लेकिन अब वो शायद नहीं रही, मुझे याद नहीं आ रहे उनके नेम, लेकिन ऐसा सिस्टम था कि उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। अब दुनिया में स्टेट सिस्टम था ही नहीं। जब से स्टेट सिस्टम आया है दुनिया में, अब मुल्क में देखें, अमेरिका की 50 से ज्यादा रियासतें हैं, उनके ऊपर एक गवर्नमेंट है वाशिंगटन में। अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो तो सूबों में क्या बने? अफरा तफरी नहीं फैल जाएगी। तो दुनिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जो मर्जी कोई करता फिर रहा है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, कोई पूछने वाला नहीं है। तो रियलिज्म वाले कहते हैं कि ये सिस्टम की नेचर है, इसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो फिर स्टेट्स क्या करती हैं? स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट। हर मुल्क की मोटिवेशन क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, अपना मफाद, मुल्क का मफाद। अमेरिका अपने मफाद के लिए सारा कुछ करता फिर रहा है, रशिया अपने मफाद के लिए करता फिर रहा है। अगर चाइना ने सी पैक बनाया है तो जब रियलिस्ट बंदा उसको एनालाइज करेगा वो कहेगा कि ये हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, ये कुछ नहीं होता दोस्ती, ये मफाद है सारा। सी पैक मीन के चाइना के इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान भी चाइना का दोस्त नहीं है, चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। ये मुल्की मफाद के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का भी फायदा है, चाइना का भी फायदा है, इसलिए हमने सी पैक स्टार्ट किया। ये जो बातें होती हैं आमतौर पर डिप्लोमेट्स कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं, हम भाई भाई हैं, कोई भाई भाई नहीं होता। कंट्रीज के मामला में कोई भाई नहीं होता। सर इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसे भी परमानेंट जो रिलेशंस हैं स्टेट के दरमियान नहीं होते, सिर्फ जब तक उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं तब तक There उनके are no रिलेशन। permanent friends and no permanent enemies. और नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह डिफाइन करते हैं रियलिस्ट? पावर। वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट मीन पावर। पावर हासिल करने के लिए मुल्क सारा कुछ करते हैं, अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाना है। और जो रूलर्स हैं, डिसीजन मेकर हैं, जो मुल्कों में फैसला करते हैं, हुक्मरान जो होते हैं, दे आर रैशनल एक्टर्स। रैशनल लोग होते हैं। मीन के रैशनल बंदा कौन होता है बता सकते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल? न्यूट्रल। सर रेशनल का मतलब वो होता है कि जो सामने नजर आने वाली चीज को देखकर फैसला करे, मतलब इमोशन बेस्ड ना हो फैसला। सर जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल सर। सर जो अपने न्यूट्रल देखिए बात करता हूँ। सर न्यूट्रल देखते हैं। एक एक करके कूल डाउन। रीजनेबल। रीजनेबल, ओके। न्यूट्रल डिसीजन। कौन सा डिसीजन? लॉजिकल। सर न्यूट्रल, दोनों साइड से फैक्ट्स को देख के एक न्यूट्रल डिसीजन। अच्छा जी, ठीक है। और प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकली जो सोचता है। प्रैक्टिकली हो गया, ठीक है। और लॉजिकली। सर जो हालात को देकर अपने फायदे की बात करें। हालात को realism लेकर को अपने मानते फायदे की हैं। बात करें। रैशनल वो होता है नेशन के आईआर की लैंग्वेज में। आईआर की लैंग्वेज में रैशनल मीन्स द पर्सन हु डिसाइड्स समथिंग आफ्टर डूइंग अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जो फैसला करता है, मीन के नफा नुकसान देख के फैसला करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेकिन इस चीज को हम क्वेश्चन करेंगे लेटर ऑन। इस चीज को हम क्वेश्चन करेंगे, इसके हम क्रिटिसाइज करेंगे। और रियासतें जो हैं वो 3 चीजों पे रिलाय करती हैं अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। 3S फार्मूला। ये 3S फार्मूला आपने याद रखना है, आसान है। The states have to rely on 3S formula. Number 1, statism. Statism मीन के मुल्क एक किस्म का खुदा बन गया हुआ है।
14 आप ईद आती है, कितना जश्न होता है? ईद पर जश्न होता है ना, अल्लाह का दिया हुआ एक इवेंट है। तो क्या 14 अगस्त पे जश्न नहीं होता? क्या 14 अगस्त पे ईद से ज्यादा जश्न नहीं होता? बताएं फ्रैंकली। होता है। हालांकि 14 अगस्त तो एक कौमी, लाइक एक मुल्क का इवेंट है, मजहबी तो नहीं है। इट मीन्स कि रियासत जो है वो खुद एक फलसफा, एक किस्म का खुदा बन गई है। रियासत सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर बन गया हुआ है। आप रियासत के खिलाफ बोल नहीं सकते, आपको गद्दारी पे सजा दी जा सकती है। एज इकबाल सेड, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। जो इंसान ने नए खुदा बनाए हैं, वतन सबसे बड़ा है उनमें। उसके बाद नंबर 2, रियासत को क्या करना है? स्टेटिज्म पे। नंबर 1 एक मीन के स्टेटिज्म पे लड़ाई करना है। हर चीज रियासत के लिए होगी। रियासत सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई शख्स इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे कोई आम शख्स हो। रियासत इंपॉर्टेंट है, उसका मफाद अहम है, सर्वाइवल। रियासत ने जिंदा रहना है, उसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा उसे। अगर इंडिया आप पे अटैक करता है तो आप अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ करेंगे। और उसके बाद सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आप रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि किसी पे रिलाय मत करें। रियासत को सिर्फ अपनी पावर पे रिलाय करना चाहिए और अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि आपका दोस्त मुश्किल हालात में आपकी मदद को आएगा। देयर इज नो गारंटी। अब पावर क्या है? रियलिज्म वाले पावर को किस तरह डिफाइन करते हैं? पावर के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं मिलिट्री पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी टाइप्स हैं पावर की। ये पावर है, वॉरशिप है, यहां से जहाज उड़ा के दूसरे मुल्क पे अटैक करते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, पावर। सर एडवांस टेक्नोलॉजी, पावर। रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट, पावर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। इकोनॉमी, पावर। चाइना, यूएसए। दुनिया में 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इस वक्त, यूएसए एंड चाइना। दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमीज बहुत बड़ी हैं, पैसा है भाई पास। दुनिया की इकोनॉमी चेक करें, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। पाकिस्तान इज नोवेयर। $21.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएसए की। चाइना की मोर देन $14 ट्रिलियन। पाकिस्तान इज नोवेयर अभी तक, बट पाकिस्तान कैन बी हियर, बट राइट नाउ दे आर नॉट हियर। टेक्नोलॉजी, पावर। भाई सारा डाटा कंट्रोल करते हैं आपका। गूगल आप इस्तेमाल करें, आप कोई ऐप इस्तेमाल करें, एंड्रॉयड है, एप्पल है, लाइक दे कंट्रोल एवरीथिंग। डाटा इज पावर। मल्टीनेशनल कंपनीज, एक कंपनी जो है उसकी वर्थ इस वक्त $2 खरब से ज्यादा है, मोर देन $2 ट्रिलियन एप्पल। मल्टीनेशनल कंपनीज, पावर, दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं। एक ही कंपनी है, डिफरेंट मुल्कों में ऑपरेट करती है, नाम सिर्फ उस मुल्क की जुबान में नाम लिख लेते हैं अपना बस। कल्चर, पावर। हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं आप, सीजन देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, वाइकिंग्स। सर मीडिया भी आता है इसमें? जी सॉरी सर, मीडिया भी आता है इसमें? बिल्कुल आता है। दिस इज पावर। सर मेजॉरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या तैयबा? मेजॉरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, या बिल्कुल। ये भी पावर में आता है? आप जरा थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें। सर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में अगर मेजॉरिटी उसके लिए एग्री कर रही है तो वो भी तो एक पावर है। अगर हम डेमोक्रेसी को देख लें, किसी भी पार्टी को अगर एक
यूथ की या कोई भी मतलब पीपल की पॉपुलेशन की मेजोरिटी जिस पार्टी को जो है वोट करती है वो विन कर जाती है, तो ये भी तो एक बिल्कुल, पावर है ना लेकिन वो लोकल लेवल पे है, ये इंटरनेशनल लेवल पे सर। हम बात करें, वो बिल्कुल पावर है। सर राइट, वो तो मतलब किसी भी चीज पे ना, जैसे कि किसी भी इशू पे इंटरनेशनली भी अगर बात हो रही है, उसमें मेजोरिटी जो है कंट्रीज की जो मेजोरिटी है वो उस चीज पे एग्री करती है, तो उस चीज का लॉ बन जाता है उसको किसी भी हम चीज कहते को हैं ले। अलायंसेस, वी कॉल इट अलायंसेस, इत्तेहाद। या ओके, सर इंग्लिश लैंग्वेज भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये भी एक पावर का हिस्सा। बिल्कुल, लैंग्वेज कल्चर में बहुत चीजें आती हैं। कल्चर में ये नहीं है सिर्फ के मीडिया आता है, मूवीज आती हैं, कल्चर में लैंग्वेज भी आती है। अब जो अनार्की है वो कैसे काम करती है, लेट मी शो यू दैट। अब होता क्या है, एज यू कैन सी, अब रियासतें हैं, दुनिया में अनार्की है, तो वो क्या करती हैं, कंट्रीज दे गो आफ्टर पावर, पावर के पीछे भागती हैं। अब जब सारे मुल्क पावर के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, सिस्टम में क्या आ जाएगी, अनार्की, अफरा तफरी, इंतशार, नो सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे क्या जनरेट होता है, फियर, खौफ एक दूसरे का। तो खौफ में वो क्या करते हैं, कहते हैं चलो मजीद पावर हासिल करो अपने आप को बचाने के लिए, और उससे क्या होता है, फिर अनार्की रहती है। Hence anarchy persists. Anarchy mean lack of central authority. कोई central authority नहीं है जो सारे मुल्कों को कंट्रोल कर सके दुनिया में, इसलिए सारे मुल्कों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, इसको अनार्की कहते हैं। In simple words, this is a cycle of anarchy, how it starts and how it persists. तो रियलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में स्टेबिलिटी रखनी है तो ये चीजें आपको चाहिए, 4 चीजें आप करें। 3S फार्मूला पे रिलाई करें, ये चीजें आप लिख लें, 3S फार्मूला पे रिलाई करें, पावर को अक्यूमुलेट करें, इनके पावर इकट्ठी करें, बैलेंस ऑफ पावर को कायम रखें, किसी एक मुल्क को इतना तगड़ा ना होने दें कि वो दूसरों के लिए मसला बन जाए, उसको संभालना मुश्किल हो जाए। और फिर अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करें, डंडे का इस्तेमाल करें। ये 4 चीजें रिकमेंड करते हैं रियलिस्ट। वो कहते हैं अगर आपने स्टेबिलिटी कायम रखनी है, इस्तेकाम रखना है सिस्टम में। बैलेंस ऑफ पावर, आपके ख्याल में दुनिया में ये कोई ऐसा सीन बन सकता है अभी इन द कमिंग फ्यूचर? यस सर, आई जी थिंक सर, सो। यही लग रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यस पॉसिबल। एक साइड पे यूएसए हो, एक साइड पे चाइना, इंडिया यूएसए की तरफ, रशिया चाइना, रशिया चाइना के साथ, पाकिस्तान और ईरान का भी जो टिल्ट है वो चाइना के साथ, इजराइल और सऊदी अरेबिया की टिल्ट जो है वो यूएसए की तरफ। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? सर अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो यही दिख रहा है कि इन फ्यूचर यही होने बैलेंस ऑफ वाला है। पावर को मेंटेन करने के लिए में भी हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये हो जाए, बाकी मुल्क इररेलेवेंट जो हो जाए, जिस साइड पे इंडिया जाएगा वो दो इस वक्त साइडें हैं, यूएसए की और चाइना की, जिस साइड पे इंडिया जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? इसकी इसकी ज्यादा है। यूएस ज्यादा। इंडिया की। तो बैलेंस ऑफ पावर आ सकता है इस तरह, दुनिया में 2 साइडें इक्वली स्ट्रांग हो जाएंगी।
सर जो दूसरी चीज की बात करते हैं उसमें तो फिर रशिया का नाम ही नहीं है, तो रशिया भी तो एक मतलब इसी तरह की पावर है, उसको तो फिर उन्होंने लेकिन एक्सक्लूड मसला कर ये है दिया। ना कि रशिया इज ओनली अ मिलिट्री पावर, रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक पावर। रशिया के पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। तो दुनिया इस वक्त दुनिया की मिलिट्रीज हैं वो इकोनॉमी पे चलती हैं यार। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अपनी मिलिट्री को कहां से चलाएगा, वेपन कहां से बनाएगा, तनख्वाहें कहां से देगा। अमेरिका का मिलिट्री बजट आपको पता है कितना है? किसी को पता है कि अमेरिका एक साल में अपनी आर्मी पे कितने पैसे खर्च करता है? नो सर। नो सर। तकरीबन 800 अरब डॉलर्स एक साल में। 800 बिलियन डॉलर्स इन वन ईयर डिफेंस बजट है यूएसए का। और पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी आपको पता है कितनी? इनका टोटल इकोनॉमी हमारी कितनी है? वो इसके बजट से, मिलिट्री के बजट से हाफ है। 300-350 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी है पूरी की पूरी, और वो सिर्फ मिलिट्री पे इतने पैसे लगाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में आके जलील हुए क्योंकि पंगा लिया था, सबक नहीं सीखा। पहले रशिया ने भी ये काम किया था लेकिन अमेरिका ने सबक नहीं सीखा, खुद पंगा ले लिया। अब तालिबान बैठे हैं वहां पे अफगानिस्तान के सदारती महल में। वो तो शुक्र है वो एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे, वरना वो एयरपोर्ट पे जाके इनके जो चंद वो वहां पे फौजी हैं उनको पकड़े और वहां पे जूते मारे उनको, और इनके सफारतकारों को भी। तो तालिबान थोड़े से लाइक चेंज हो गए हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कब उनका माइंड चेंज हो जाए। Maybe they are trying to show the soft corner to the world ताकि लोग की परसेप्शन चेंज हो और अपनी फिर स्ट्रेटजी चेंज कर दें। लाइक टोटल 8 दिन लगे हैं उन्हें काबल तक पहुंचने में। कोई लड़ाई नहीं है आगे से, जो न्यूज आ रही थी सर, कोई लड़ाई नहीं है। न्यूज आ रही थी क्योंकि सारे तो पैसे बना रहे थे। वॉरलॉर्ड्स जितने भी जंग करने वाले थे तालिबान के खिलाफ जो लड़ना था, उन सबको तो पैसे मिल रहे थे काफी देर से, वो तो लड़ाई के काबिल ही नहीं रहे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी परसों अल जजीरा पे न्यूज आ रही थी कि उनकी अमेरिकन जो है इंटेलिजेंस उन्होंने एस्टिमेट दिया था 90 डेज का, कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है 90 डेज का कह रहे थे, 3 महीनों का कह रहे थे, 3 महीने और उन्होंने लगेंगे अगले ही दिन काबल पहुंचने में, 3 महीने लगेंगे। लेकिन वो सारे एस्टिमेट्स फ्लॉप हुए। तालिबान ने 7 से 8 दिन में काबल पे कब्जा कर लिया और बड़ी जिल्लत हुई है नेटो की, अमेरिका की। अब उनको कोई जगह नहीं मिल रही मुंह छुपाने के लिए। एंड तालिबान आर बैक। 20 साल उन्होंने बड़े लाइक पहले तो हार गए थे तालिबान इनसे 2001 में, लेकिन बाद में दे केम बैक। ओके जी, अब रियलिज्म की जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी, आई होप कि आपको समझ आ गई है। कोई बंदा इसकी बता सकता है कि रियलिज्म क्या कहता है मेनली? कोई इसकी समरी बता सकता है कि आपको क्या समझ आई? रियलिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया के मतलब और इंटरनेशनल रिलेशन के मतलब? इसमें जो बेसिकली है वो ये है कि रिलीजन में इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि पीपल आर बाय नेचर सेल्फिश, और इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो नेशंस आर आल्सो बाय नेचर सेल्फिश, कि वो अपनी गेम्स और अपने ही फवायद की बात करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करती हैं। और इसके अलावा इसमें था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्की पे बेस्ड करता है। देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द वर्ल्ड टू लुक आफ्टर कोई, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑन अमेरिका और रशिया और एनी अदर सुपर पावर। और इसके अलावा था स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट और रूलर्स आर रैशनल एक्टर्स। लेकिन आपने कहा था कि इस पर डिबेट करेंगे दिस इज ट्रू और फॉल्स। ओके जी, मेन जो
है नंबर 1 के पीपल आर बाय नेचर सेल्फिश, नंबर 2 स्टेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, रियासत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 सिस्टम में अनार्की है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है दुनिया में रियासतों को कंट्रोल करने के लिए, तो सारी रियासतें अपने आप पर हैं। उसके बाद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो रैशनल होते हैं, इनके नफा नुकसान देख के फैसला करते हैं। तो रियलिज्म का ये मैसेज है जो आप हमने अभी तक देखा है। अब और उनका जो फार्मूला था दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कहते हैं 3S फार्मूला, इसमें आपने पढ़ा स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, 3 चीजों पे वो कहते हैं काम करें। उसके बाद वो कहते हैं कि पावर को बढ़ाएं, अपनी पावर को, अगर आप दुनिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर कायम करें, और फिर वो कहते हैं अगर आपने अपना कोई मकसद हासिल करना हो तो उसके लिए मिलिट्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। रियलिज्म वालों के लिए ये ऑप्शन है मिलिट्री का इस्तेमाल करना। अब हम इसको चैलेंज करने लगे, नाउ वी आर गोइंग टू चैलेंज रियलिज्म। और कौन चैलेंज करेगा? आइडियलिज्म। लिबरलिज्म को हम आगे कर रहे हैं, इट विल चैलेंज रियलिज्म। क्या कहता है आइडियलिज्म और लिबरलिज्म? ये चैलेंजर है रियलिज्म का। ये कब आता है? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया, मेनली IR में। क्या कहता है आइडियलिज्म? वो कहते नंबर 1 कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज नॉट सेल्फिश, इट कैन बी कल्टिवेटेड। इंसान जो है वो बाय नेचर सेल्फिश नहीं है, इट कैन बी कल्टिवेटेड। और इंसान कॉपरेट कर सकता है शेयर्ड बेनिफिट्स के लिए, जहां पे सबका मफाद हो, ये कॉपरेट कर सकता है। रियलिस्ट कह रहे थे कि सेल्फिश है, ये कह रहे हैं नो, नॉट सेल्फिश बाय नेचर, इट कैन बी कल्टिवेटेड। इंसान को जिस तरह का माहौल देंगे ये वैसा ही बन जाता है। अगर आप सिस्टम को ठीक कर दें तो ये सिस्टम के लिहाज से बिहेव करेगा। सिस्टम में अनार्की है, सबको अपनी पड़ी हुई है, तो ये भी अपना सोचता है। और ये कहते हैं कि पावर इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, सिर्फ पावर मैटर नहीं करती, कॉपरेशन सबके लिए अच्छा है, सबका फायदा होता है। एंड वी ऑल नीड वन अनदर, यहां पे सबको सबकी जरूरत है। चैलेंज हो रहा है रियलिज्म अब? यस सर। यस सर। यस सर। और इसके जो मेन बंदे हैं जिन्होंने ये थ्योरी लेके आए, जॉन लॉक है उसमें, हम इनको पढ़ेंगे, इमैनुअल कैंट है, एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्लासेस में वी विल टॉक अबाउट दीज पीपल। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वुडरो विल्सन, उसका भी एक रोल है। बेसिक असम्पशंस क्या हैं आइडियलिज्म की, बेसिक दावे आप कह लें, बेसिक पॉइंट्स इसके क्या। अब रियलिज्म की तरह लिबरलिज्म भी ये मानता है कि सिस्टम में अनार्की है। दुनिया का जो सिस्टम है इसमें अनार्की है, मीन के कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई ग्लोबल रूलर नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? रियलिज्म वाले कहते हैं कि इसको मैनेज करने का जो तरीका है वो पावर को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना, मिलिट्री का इस्तेमाल करना। लेकिन लिबरलिज्म वाले ये बात नहीं कहते, वो कहते हैं अनार्की को और तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। सर ये कहते हैं कि निगोशिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नारा। लेकिन अनलाइक रियलिस्ट, लिबरलिस्ट होप दैट नंबर 1 वो कहते हैं रीजन का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें, नंबर 1। और इंसान की अकल जो है वो लड़ाई की तरफ नहीं जाती, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट। और वो कहते हैं यूनिवर्सल एथिक्स का, मोरालिटी का इस्तेमाल करें, जो मोरालिटी कहती है वो करें, IR में उसको अप्लाई करें। और आपको याद होगा कि रियलिस्ट कहते थे मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, नो अखलाकियात, ओनली
interest matters. And according to the liberals, they say that trade is the key common interest. सबको ट्रेड की जरूरत है, तो तिजारत ऐसी चीज है जो मुल्कों को आपस में जोड़ सकती है। और अगर मुल्क आपस में तिजारत करेंगे, दे विल बिकम इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे उनका इन्हसार हो जाएगा और फिर वो लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज लड़ाई करने से सबका नुकसान होगा, तिजारत डिस्टर्ब होगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में तिजारत करते हो आपके ख्याल में, तो क्या दोनों के जंग करने के चांसेस कम नहीं हो जाएंगे? यस सर। लेकिन चूंकि दोनों का एक दूसरे के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, लड़ाई हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और लिबरल से कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम वो होती है जहां पे एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी हारती है, जो रियलिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट कहते हैं कि भाई एक ही पार्टी जीत सकती है बस, दूसरी हारती है। फिर लिबरल्स कहते हैं नहीं, दोनों ही जीत सकते हैं, दोनों का ही फायदा हो सकता है। तो जीरो सम गेम नहीं है ये। और अब इस चीज को प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए लिबरल्स क्या आइडिया देते हैं? लिबरल्स कहते हैं भाई अदारे बनाओ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ। अगर कोई मसला होता है रियासतों के दरमियान तो वो इन अदारों के पास जाएं। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अदारे लिबरल्स ने बनाए थे, आइडियलिस्ट लोगों ने बनाए थे, ताकि अगर कोई मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम होता है तो वो इन अदारों के पास जाएं, वो इनका मसला हल कर देंगे। जिस तरह मुल्क में अदारे होते हैं, आपके मुल्क में कोई मसला हो किसी सूबे को, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगर आपके मुल्क में लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ना हो, लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो उसको उस पर अमल करना मस्ट है। जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो उस तरह अपने हुक्म पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन लिबरल से कहते हैं कि अदारे जो हैं वो दुनिया को रेगुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने हर मसला लड़ाई से हल करना है, डायलॉग से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, जिस तरह मुल्क में कानून चीजों को सॉल्व करता है, तो दुनिया में भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो चीजों को, मसलों को रिजॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है। आई होप कि अब आपको दोनों का फर्क पता चल गया है कि दोनों क्या क्या कहते हैं, दोनों के डिफरेंट अप्रोच है। नायला को समझ आई है, शहरियार को, उमर दराज को, सर समझ आ गई। डॉक्टर सबा को, ओके। उसके बाद यशा फातिमा को। यशा, इज इट क्लियर सो फार? यस सर। वेरी गुड। ये आज अगर आपको इतनी समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन ट्रैक, बात बन गई है। फिर लिबरल्स इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कहते हैं इंसान की, हर इंडिविजुअल की जो आजादी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रियासत के मफाद के लिए आप इंडिविजुअल की आजादी को स्नब नहीं कर सकते। Sir, I have a question. इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेट। रियलिस्ट कह रहे थे स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट के लिए आप इंडिविजुअल की आजादी को खत्म कर सकते हैं, रियासत का मफाद सबसे अहम है। लेकिन लिबरल्स कहते हैं नो, इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट। यस यस तैयबा। सर, ये शेयर्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं, ऐसा ही है ना? तो शेयर्ड बेनिफिट्स भी तो एक्चुअली सेल्फिशनेस ही है ना। मतलब अगर आपको या मुझे बेनिफिट मिल रहा है उससे, तो ही मैं उसको बेनिफिट देने की बात करूंगी। अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं बॉदर नहीं करूंगी। इसी तरह से अगर मे बी ये इररेलेवेंट हो थोड़ा सा, बट कश्मीर वाले इशू को ही देख लें, नहीं मान रहा इंडिया, जितना मर्जी उसके ऊपर
तैयबा हम यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि रियलिस्ट कहते हैं कि एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है, जीरो सम गेम है। लिबरल्स कहते हैं भाई कि जरूरी नहीं ऐसा हो, दोनों ही जीत सकते हैं। जहां पे दोनों का फायदा हो रहा हो तो वहां पे तो कम से कम इन्हें ताउन करना चाहिए ना। बट ये रियलिज्म को भी तो मानते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है, बट ये तो नहीं कहते ना कि भाई ये है ही नहीं, सेल्फिशनेस है ही नहीं, मतलब शेयर्ड बेनिफिट हाँ, तो वो ये तब नहीं भी कह ऐसे रहे, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यस, इंसान की सेल्फिशनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, इंसान को कल्टीवेट किया जा सकता है, ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छी इन्वायरमेंट देंगे ये अच्छा बिहेव करता है। तो बाय नेचर ये सेल्फिश नहीं है, ये बाय नेचर कुछ भी नहीं है। जिस तरह का माहौल होता है वैसे ही बन जाता है। कुरान पाक में भी तो अल्लाह ने यही कहा, हर बच्चा दीन फित्र पे पैदा होता है। इसके माँ बाप होते हैं जो उसको यहूदी नसरानी या जो मर्जी बना लें। आपने पढ़ा होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ने यही कहा कि इंसान दीन फित्र पे पैदा होता है। तो यही लिबरल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी कोई बुरी नेचर नहीं है, इसको माहौल बनाता है जो बनाता है ये। आप इसको जिस तरह के माहौल में रखेंगे ये वैसा ही बन जाता है। क्या आपके पेरेंट्स का, क्या आपकी सोसाइटी का आपकी पर्सनालिटी पे असर नहीं है? जी सर, सब पे असर है। लेकिन हमारी कुछ नेचर भी होती है, एक माँ बाप की औलाद होते हैं बच्चे, लेकिन सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका मतलब है नेचर भी है और नर्चर भी है, हमारा माहौल भी हम पे असर डालता है। उसके बाद वो कहते हैं कि कंसेंसस की बात करनी चाहिए। लिबरल्स कहते हैं कंसेंसस से बात करनी चाहिए। बहुत गुस्से की हुई भी बहुत ज्यादा। सबको मिला के यस हमारा प्लीज अनम्यूट करें, बोलें हमारा। रजा, ओके। अब ये मेन पॉइंट है हमारा कि पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो सकती है। अब मैंने आपको पहले बताया कि रियलिस्ट क्या कहते हैं। वो कहते थे पावर इकट्ठी करें, उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर रखें। अब लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी आ सकती है नंबर 1 डिप्लोमेसी। अगर कोई मसला पैदा होता है तो बातचीत करें, डिप्लोमेसी करें, बजाय कि आप फौज का इस्तेमाल करें, लड़ाई करें। फ्री ट्रेड करें, तिजारत को आजाद कर दें ताकि मुल्क आपस में तिजारत करें। आपस में एक दूसरे पे इनका इन्हिसार आएगा तो नहीं लड़ाई करेंगे। दुनिया के अदारे बनाएं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो मसलों को हल कराएं। उसके बाद डेमोक्रेसी दुनिया में आनी चाहिए। अगर मुल्क डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी लड़ाई की तरफ कम जाती हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी को पता होता है कि हमने हर 4-5 साल के बाद वोट लेने जाना है, तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो लड़ाई नहीं करनी दूसरे मुल्कों के साथ। और अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस रखें हुक्मरानों पे ताकि वो बेहतर फैसले करें। शेयर्ड बेनिफिट्स, बाहमी और सबके मफाद के लिए काम करें। ये है फॉर्मूला आइडलिस्ट का, लिबरल्स का, दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए। मैंने आज आपको सोचने के लिए एक क्वेश्चन देना है क्लास के एंड पे। अब ये है दुनिया इस वक्त आपकी जो इंटरकनेक्टेड है बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल। दुनिया भर को इंटरनेट ने जोड़ा हुआ है इस वक्त। The world is interconnected. We cannot stay isolated. पब्लिक ओपिनियन दुनिया में एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया है, दुनिया भर में परेड करता है। डेली तकरीबन 2 अरब के करीब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक कम से कम 1-2 अरब लोग दिन में कम से कम एक दफा जरूर इस्तेमाल करते हैं, और एक महीने में तकरीबन 2.5 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बड़ी एक पब्लिक ओपिनियन एग्जिस्ट करती है। इसका रोल है दुनिया में अकॉर्डिंग टू लिबरल्स। दे थिंक इट्स अ होप। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होती है? कम्युनिकेशन, निगोशिएशंस। डिप्लोमेसी की आपको एग्जांपल दिखाता हूं। दिस इज एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेसी इन मुशर्रफ्स टाइम। You can see it. ये वही मुल्क हैं जो आज एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन एक टाइम पे ये इकट्ठे थे, बात कर रहे थे, कश्मीर का मसला भी शायद हल कर लेते।
मिलजुल के, गिव एंड टेक करके। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव फ्री ट्रेड। ट्रेड इंटरडिपेंडेंस। दुनिया, अब चाइना और यूएसए के आपको पता है आपस में कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, दोस्त नहीं है, लेकिन चाइना की चीजें अमेरिका में बिक रही हैं और अमेरिका की चीजें चाइना में सेल हो रही हैं। अब अगर लड़ाई होती है तो दोनों का नुकसान होगा। चाइना अमेरिका की चीजें नहीं खरीदेगा और अमेरिका भी नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इन्हिसार है उनका। और यूएस की जो कंपनी है वो चाइना में ऑपरेट कर रही हैं, स्टारबक्स है, उसके बाद केएफसी है, पेप्सी है, मैकडोनल्ड है, कोक है, लाइक दे आर ऑपरेटिंग। चाइना ने अमेरिका में काफी इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे चाइना रोड बना रहा है। उसके बाद बास्केटबॉल की टीमें खरीदी हैं चाइना ने, बेसबॉल की इन्वेस्टमेंट की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये यूएन जनरल असेंबली है, वेयर योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक। ये दुनिया का दायरा है जो लिबरल्स कहते हैं कि ये मसले हल करवा सकता है। इट्स अ होप। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ, जिस तरह आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है मुल्क में, ये आलमी अदालत है। ये अकॉर्डिंग टू आइडलिस्ट ये दुनिया के मसलों को हल करवा सकती है, उन पे फैसले कर सकती है। कुछ किए भी हैं लेकिन काफी अभी तक नहीं किए। अगर तिजारत के रिलेटेड मामला हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। ये एमसीक्यू भी आपको आ सकता है करंट अफेयर्स में और IR में। और ये भी याद रखें ICJ का हेड ऑफिस कहां पे है? द हेग, नेदरलैंड्स में। ये करंट अफेयर में भी आ जाता है, एमसीक्यू और IR में भी आ जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, आपने अभी तक 2 थीरीज हमने पढ़ी हैं आज। पहले तो मैंने आपको IR इंट्रोड्यूस करवाया, नंबर 1, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 2 theories, realism and liberalism. I hope you understood both. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. If you have understood, now we are going to apply these theories. मैं आपके सामने इवेंट्स बोलूंगा, आपने बताना है कि इसको हम किस थ्योरी को अप्लाई करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। I will just show you. दुनिया के इवेंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय अप्लाइंग व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। वर्ल्ड वॉर 1 कौन सी थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगी सही? क्यों हुई थी ये? Do you think it was because of realism or liberalism? Realism. Very good. League of Nations. Liberalism. लीग ऑफ नेशंस का दायरा बना था कि अगर मामला वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये लीग बनाई गई थी मुल्कों ने मिलके, ताकि अगर कोई नेक्स्ट फ्यूचर में कोई मसला होगा तो ये हल करवाएगा, लीग ऑफ नेशन। तो इट वाज बिकॉज ऑफ idealism. Very good. World War 2, how would you explain it? Using which theory? Realist. Very good. यूनाइटेड नेशन बनी वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड बैंक, IMF. Liberalism. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, समझ आ गई है। उसके बाद मार्शल प्लान।
मार्शल प्लान अमेरिका का प्लान था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के मुल्कों को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, बिकॉज जर्मनी तबाह हो गया था, फ्रांस तबाह हो गया था जंग में, और उसके बाद फिर दूसरे मुल्क भी, तो अमेरिका ने पैसे दिए थे मुल्कों को। मार्शल प्लान का नाम दिया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनाई गई यूरोप में। ओके, गुड। कोल्ड वॉर, रियलिज्म। किसी ने एडलिस्ट क्या है बीच में? नो सर, रियलिज्म। कोल्ड वॉर तो दोनों लिबरलिज्म पार्ट्स जो थी सर, जैसे जो पार्ट्स थी, सर दो ये पार्ट्स थी, ये अपनी हेजेमनी के लिए इस तरह कोल्ड वॉर की हो रही है। अपनी डोमिनेशन के लिए कंपीट कर रही थी दो दुनिया में मुल्क, रशिया और अमेरिका। Yes, तो sir. इट वाज बिकॉज ऑफ रियलिज्म। वेरी गुड। नेटो, वार्सा पैक्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो मिलिट्री अलायंस थी। लिबरलिज्म। वार्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस थी। गलत हो गया, हंस नहीं, गए आपको। रियलिज्म होगा ना ये सर, ये वॉर के लिए है। रियलिज्म, मिलिट्री अलायंसेस थी, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के इंटरेस्ट के लिए। ये आपने माइंड में रखना है। जहां पे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल होगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अगर तो डायलॉग का इस्तेमाल हो रहा है, बातचीत हो रही है, कंसल्टेशन हो रही है, तो पीसफुल मीन्स है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ लाइक लिबरल स्ट्रेटजी। अगर मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ रियल स्ट्रेटजी। ईरान इराक वॉर, ईरान इराक वॉर, रियलिज्म। दो मुसलमान मुल्क आपस में 10 साल लड़े 1980 की दहाई में। 10 साल, लाखों लोग मारे दो मुसलमान मुल्कों ने एक दूसरे के। किसकी वजह से? रियलिज्म, अपने इंटरेस्ट के लिए, मफाद के लिए। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लिबरलिज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद इराक वॉर, अमेरिका ने जो इराक पे अटैक किया 2003 में, रियलिज्म। अपने इंटरेस्ट के लिए किया। वेरी गुड। उसके बाद इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं रियलिज्म। वेरी गुड। उसके बाद इंडो पाक न्यूक्लियर वेपन जो बनाए गए हैं, दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर रियलिज्म। वेरी गुड। उसके बाद अफगानिस्तान में जो अटैक किया, पहले रशिया ने और फिर अमेरिका ने। समझ आ गई आपको? क्राइसिस यूक्रेन में, जो यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया था 2014 में, ये भी रियलिज्म में ही आएगा। सीरिया में जो क्राइसिस चल रहा है, म्यूट कर लें अपने आप को बोलने के बाद। रियलिज्म। वेरी गुड। ब्रेक्सिट हुआ है, ये रियलिज्म ही होगा। ब्रेक्सिट रियलिज्म। यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया यूके। इसको कोई डिफाइन करे अब? रियलिज्म है। नहीं जी, सर ये लिबरलिज्म में आएगी। ओके, और क्या कहते हैं? ये सेल्फिश मूव है सर, ये रियलिज्म में होना चाहिए। ठीक है, और रियलिज्म होगा सर। रियलिस्टिक आइडियोलॉजी है सर। और कोई और ऐड करे? शहरियार, पुष्पा, रियलिज्म। डॉक्टर सबा, सिबगा अनम। रियलिज्म होगा सर। रियलिज्म। वेरी गुड यार, आप तो सारे समझ गए। आई थॉट कि आपको कंफ्यूज कर दूंगा मैं, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, यू आर क्लियर इनफ। ब्रेक्सिट, यस, अपने मफाद के लिए यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, एक अलायंस से अलग हो गया। इट वाज बिकॉज ऑफ रियलिज्म। वेरी गुड। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में मुआहदा हुआ था क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर ये आइडियलिज्म। आइडियलिज्म।
लिबरलिज्म। वेरी गुड। कॉपरेशन का मौजा था लिबरलिज्म। बिकॉज ऑफ लिबरल स्ट्रेटजी। वेरी गुड। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर जो इशू है, अमेरिका कहता है इसको वेपन नहीं बनाने देने नॉर्थ कोरिया को। सर रियलिज्म। It can be explained in both ways, realism and liberalism. वेरी गुड। रियलिज्म या नॉट लिबरलिज्म। किसने कहा लिबरलिज्म? सर मैं कह रही हूँ उसको दोनों तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग फॉर न्यूक्लियर वेपन, सर अमेरिका नहीं चाहता कि कोई उससे बढ़ के आगे जाए वेपनाइजेशन। सर लेकिन इधर ये भी तो हम देख सकते हैं ना कि अमेरिका खुद से आगे बढ़ने नहीं देता, मतलब ये भी तो देख ये सकते हैं। रियलिज्म है ना, किसी और को अपने आप से आगे ना बढ़ने देना। रियलिज्म अमीना आमना। सर लेकिन वो जो नॉर्थ ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन पे डील हुई थी, रियलिज्म। तो ये भी रियलिज्म हो। रियलिज्म। अच्छा यहाँ पे फंस गए कुछ लोग। पर लिबरलिज्म है पक्के हमें बताना है किस किसने रियलिज्म कहा, मुकरना नहीं है। सही डील हुई है तो ये मेरे ख्याल में आइडियलिज्म है। सही ये मैंने बोला रियलिज्म। आपने बोला डॉक्टर सुकैना ने और मैंने सर मैंने भी बोला। अच्छा जी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। देखें जहाँ पे डायलॉग हो रहा है, डील हो रही है, निगोशिएशन हो रही है, तो वो कौन इसको लाइक प्रोपेगेट करता है, कौन इसकी सपोर्ट करता है, कौन सी गिरी ये कह रही है? लिबरलिज्म। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यूरोप के लिए कंसेशन खत्म कर दी थी कि कोई आपको ट्रेड में हम कोई रियायतें नहीं देंगे, आप भी उतना टैक्स लगाएं जितना हम दूसरे मुल्कों पे लगाते हैं। रियलिज्म। वेरी गुड। उसके बाद 2018 में यूएस और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप की और किम जोंग उन की। आइडियलिज्म। यस। वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह यू हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग, थिंग्स आर क्लियर। अब आ जाए जी, आपने इस चीज पे सोचना है। अच्छा जी, रियलिस्ट ये कहते हैं कि रूलर्स आर रैशनल एक्टर्स, दे मेक डिसीजंस बाय यूजिंग देयर रैशनैलिटी। अक्ल इस्तेमाल करके जो रूलर्स हैं वो फैसले करते हैं। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। आपके ख्याल में वाज अडोल्फ हिटलर अ रियलिस्ट और एन आइडियलिस्ट? अभी नहीं बोलना आपने, यू विल थिंक अबाउट इट। इज जो बाइडेन एन आइडियलिस्ट और अ रियलिस्ट? You will think about it. No answer. No answer today. You will think about it. अडोल्फ हिटलर एक रियलिस्ट था या आइडियलिस्ट था? और जो बाइडेन जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है इस वक्त, आप उसकी अगर पॉलिसीज देखें, जो वो उसकी पॉलिसीज है, इज ही एन आइडियलिस्ट और अ रियलिस्ट? कीपिंग इन माइंड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने माइंड में रखनी है और आपने एक्सप्लेन करना है इन दोनों बंदों की पर्सनैलिटीज को। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. तो नेक्स्ट क्लास में या कमिंग क्लासेस में मैं आपको इंशाल्लाह और चीजें हम पढ़ेंगे आईआर की, and then I will also show you the documentaries which I have told you people. I hope कि जो आज हमने पढ़ा है it's clear. Yes, sir. Yes, sir. बता दे सर यूएन पीस कीपिंग मिशन है, तो वो उसमें वो आर्मी इकट्ठी होती है पीस के लिए, तो वो भी रियलिज्म ही आएगा? नहीं, यूएन पीस कीपिंग मिशन पीस के लिए अगर हो रही है तो दैट इज पार्ट ऑफ लिबरलिज्म। यूनाइटेड नेशन तो अदारा ही एक लिबरल अदारा है ना, यूनाइटेड नेशन तो बना ही लिबरलिज्म की वजह से था, आइडियलिज्म की वजह से था। तो यूएन का जो भी एक्शन होगा इट विल बी पार्ट ऑफ लिबरलिज्म। ओके जी, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट क्लास। एंड यस, काइंडली बुक का एक बार कंफर्म कर दें जो हमें फॉलो करनी है। बुक मेरी 2 बुक्स हैं यार की आपने वो पढ़नी है, उसके अलावा मैं आपके साथ मजीद भी चीजें शेयर करूंगा, आर्टिकल्स भी,
और जो बुक्स का मटेरियल है वो भी, ठीक है। आप ये स्टार्ट करें, यू कैन हैव दिस बुक्स। आप एकेडमी से अगर आपने लेनी है, एकेडमी आपको डिलीवर करवा देगी, आप एडमिन से रब्ता कर लीजिएगा, वो जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे आपको डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आपने खुद मार्केट से जाकर लेनी है वो लाइक वहां पे भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एकेडमी आपको डिलीवर करवा दे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो एकेडमी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कह के आपके घर पे आपको बुक या डिलीवर करवा देंगे। यू हैव दिस ये ऑप्शन। हमें सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी ये? नहीं, ये हार्ड कॉपी वाली बुक है क्योंकि ये पब्लिश हुई हुई है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर ये जो इसके जो सिलेबस में बुक्स हैं मेंशन रिकमेंडेड बुक्स, उनमें कौन सी अच्छी बुक्स हैं आपके नजदीक? उसमें मैंने IR काफी बुक्स कंसल्ट की हुई हैं। उसमें एक जॉन बेलिस की बुक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर एक चार्ल्स कैगली की बुक है, लेकिन वो 700-800 पेजेस की बुक है एक एक। वो आप कितनी बुक्स पढ़ लेंगे? तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ये बुक्स पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करें एक दफा, देन इंशाल्लाह आई विल गाइड यू इन कमिंग क्लासेस कि आपने मजीद क्या पढ़ना है। 200 नंबर का ये सब्जेक्ट है, आप स्टार्ट करें और इंशाल्लाह हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। ओके जी सर जी। और इसके नोट्स किस तरह बनाएंगे? नोट्स अभी आपने ये करना है कि ये जो बुक्स है ना मेरे वाली, इसकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही बने हुए हैं, ये टू द पॉइंट है। वैसे भी आपने जो क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपको आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स और आईआर को आपने इकट्ठा तैयार करना है। इसके लिए 3 बुक्स हैं। पेपर 1 के लिए मेरी बुक है, पेपर 2 के लिए बुक है और करंट अफेयर्स के लिए बुक है। ये दोनों सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करते हैं। उसके अलावा आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। कोई डॉन में आता है, कितने परसेंट ओवरलैप? कोई डॉन में आता है, कोई फॉरेन अफेयर्स में आता है, कोई इस तरह के आर्टिकल्स, वो आपने आईआर के रिलेटेड पढ़ने हैं। वो आप न्यूज़पेपर आमतौर पर पढ़ते होंगे, वो आपका साथ साथ तैयारी होती रहेगी। तो इंशाल्लाह आपको डोंट वरी, डाटा जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी आप खुद आप लोग खुद भी पढ़ते हैं और बाकी ये बुक्स हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। जस्ट गेट दिस बुक्स, स्टार्ट रीडिंग देम और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। सर कितने परसेंट ओवरलैप करते हैं दोनों सब्जेक्ट? बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। आईआर तो तकरीबन 70-80% जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो आईआर में भी हैं, 70-80%। ओके जी, आई होप इट्स क्लियर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, इंशाल्लाह we'll see you in coming classes. Stay safe and blessed. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़ सर।